नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों मैं, वो आप कह सकते हैं एक बहुत सारे क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन है। क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर जिस प्रकार के मुझे सवाल मिलते हैं, स्टॉक भागता क्यों नहीं है, कंपनी की रिटेल बिजनेस को लेकर के क्या आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजी है, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन बिजनेस को लेकर के क्या कहना है, इतनी ज़्यादा जो इनकी जो एंथुजियास्टिक आप कह सकते हैं जो एम्बिशंस हैं, क्या वो वाकई में रियलिस्टिक हैं या नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पिछले कुछ समय से ना बहुत ज़्यादा सवाल और प्लस रिटेल निवेशकों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है रिलायंस के जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो आप कह सकते हैं शायद सितंबर में कुछ बहुत सारी बड़ी न्यूज़ आने वाली हो सकती है दोस्तों। तो आखिर इसके पीछे का आप कह सकते हैं पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस तरह से अप्रोच कर रही है बिजनेस को, और क्या वाकई में ये बजाज फाइनेंस को पीछे कर सकती है, क्या वाकई में कोई वो चैलेंज आप कह सकते हैं पोजेस कर सकती है। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में दूंगा दोस्तों। इसलिए पहले बता दूं, वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। ये मैं पहले बता दूं दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। आप अगर स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तमाम न्यूज़ आर्टिकल्स, तमाम आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन एक जगह कंपाइल करके आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए लें, डिस्क्लोजर के रूप में एक और मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर इस स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। और एक सवाल का जवाब मैं पहले देना चाहूँगा दोस्तों, रिलायंस में जब आप सोचते हैं ना निवेश करने के लिए, तो सिर्फ इसे एक कंपनी, एक किसी स्टॉक की तरह मत लें, इसे आपने एक ग्रोथ स्टोरी की तरह लें। क्योंकि रिलायंस सिर्फ एक आप कहते हैं एक कंपनी नहीं है, ये मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, एक ग्रोथ स्टोरी है, एक पिक्चर है, जहाँ पर आप देखेंगे ना बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसमें से कुछ काफ़ी हद तक हो भी चला है। जिस तरह से कंपनी ने रिटेल बिजनेस में अपना आप कह सकते हैं अपनी पहुंच बढ़ाई है, और जिस तरह धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसके बारे में भी इस वीडियो बात करेंगे। फिर आप देखेंगे टेलीकॉम बिजनेस के जिस तरह से ये चला रहे हैं, और अभी कुछ खबर निकल के आई है कि भैया जियो के लिए ना लगभग $1.5 बिलियन, जी हाँ दोस्तों, $1.5 बिलियन कंपनी रेस करने वाली है। अभी बैंक्स का खुलासा नहीं हुआ है, पूरी तरह से एक बात खबर नहीं आई है, बट जो प्राइमा फीस है खबर निकल के आई है, भैया $1.5 बिलियन रेस करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ये $1.5 बिलियन जो है 15 सालों में पे करना पड़ेगा, जी हाँ, बहुत लंबा समय होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं, यानी आप समझिए एक बहुत बड़ा कैपेक्स चाहिए, एक बहुत बड़ी ग्रोथ स्टोरी चाहिए। तो यदि आप ग्रोथ स्टोरी में इसके बिलीव नहीं करते हैं, प्लीज़ स्टॉक से दूर रहें। क्योंकि आप देखिए, अगर इतनी बड़ी बातें हैं, बीच बीच में कोई बहुत आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आपको कुछ बिजनेस में कभी कभी आपको रेगुलेटरी इश्यूज सुनने को मिलेंगे, कुछ और तमाम चीज़ें आपके सामने हर्डल के रूप में आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दिस एंड दैट, बट इट्स अ ग्रोथ स्टोरी। ये एक ऐसी चीज़ दोस्तों जो आने वाले 10 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, या कोई कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर हमारा वेट कर रहा है। तो यदि आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ट्रेड आराम से कीजिए, डू वॉट यू वांट टू डू, बट हाँ, अगर आप इस ग्रोथ स्टोरी से दूर रहना चाहते हैं, दूर रहिए। अगर निवेश कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए, इस एक के अंदर ना बहुत सारी कंपनीज हैं, और आप समझिए अगर कोई कंपनी से डीलिस्ट होगी, जैसे कहा जा रहा है रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आपको इसका स्टॉक मिलेगा। बट अगर कंपनी किसी को आईपीओ के थ्रू लाएगी दोस्तों, तो उसके स्टॉक्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर कंपनी कोई भी आईपीओ लेके आएगी, तो रिलायंस अगर आपके पास है, तो आपको उस आईपीओ का स्टॉक नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, रिलायंस का स्टेक उसमें रहेगा जो कंपनी चाहती है, रिलायंस चाहती है, लेकिन हाँ, जब तक डीमर्ज नहीं होता, अगर आपकी कंपनी डीमर्ज हो रही है आपका बिजनेस, तो ही आपको स्टॉक मिलते हैं। क्योंकि ये भी बहुत सारा आप कह सकते हैं एक कन्फ्यूजन था रिटेल निवेशकों के मन में। तो ऑलरेडी स्टॉक, ये वीडियो बहुत बड़ा है, इसे और ना बढ़ाते हो दोस्तों, सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ दोस्तों। और गाइस, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको किसी स्टॉक में जानकारी चाहिए, एनालिसिस चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। तो आप चल दोस्तों सीधा सेकंड पार्ट की तरफ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, या जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है उस सेक्शन में आप सिर्फ उसको देख करके भी जा सकते हैं।
तो अब सीधा लेके चलता हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ चर्चा करेंगे जो अभी टॉक ऑफ द टाउन पिछले कुछ समय से जो रिलायंस की रिटेल बिजनेस है उसको लेकर के आ रही है। आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज FMCG ब्रांड एक्सपेंड्स टू नॉर्थ इंडिया, टेक्स ऑन मैरिको, अडानी, विलमार। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया दोस्तों इंडिपेंडेंस के नाम से, जिससे पहले गुजरात में लॉन्च किया गया, अब उसे नॉर्दर्न इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। और सबसे बड़ा थ्रेट किसको है? मैरिको को और अडानी विलमार को। दोस्तों आप देखें, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर कम्स अंडर रिलायंस रिटेल विच एनालिस्ट हैव पैक्ड एज द नेक्स्ट बिग ट्रिगर फॉर द स्टॉक। देखिए एक चीज़ समझिए, जो मैंने पहले भी कहा है, रिलायंस जब आप ऐसा स्टॉक देखते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं या कई ये सोचते हैं भैया इसमें निवेश ही क्यों करें, ये भागता ही नहीं है। एज अ रिटेल निवेशक आप हमेशा समझिएगा, रिलायंस एक हाथी है दोस्तों, उसके अंदर बहुत बहुत सारे अन्य बिजनेस है जो आने वाले समय में या तो कंपनी अलग से उसका IPO लेके आएगी या तो उसे आप कह सकते हैं डीलिस्ट करेगी। ठीक है, अपनी आप कह सकते हैं जिस कंपनी में अभी वो है। तो ये तमाम चीज़ें आप दिमाग में रखा कीजिए जब भी आप रिलायंस की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस चीज़ में और चर्चा कुछ और अन्य चीज़ों पे करते हैं। देखिए, रिलायंस रिटेल द नेक्स्ट बिग ट्रिगर। देखिए, जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट है दोस्तों, ये रिलायंस रिटेल के अंदर आता है और एनालिस्ट द नेक्स्ट बिग ट्रिगर कह रहे हैं स्टॉक्स में। और कैसे बात करते हैं दोस्तों CLSA के विकास कुमार जैन की, जो ये मानते हैं कि RIL का जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर प्राइस है वो लगभग 3017 मार्च 2025 तक होगा। देखिए, एक एनालिस्ट की आप कह सकते हैं, ये एनालिस्ट ने से प्राइस दिया है 3017 का, उसमें से रिलायंस रिटेल का जो हिस्सा होगा ना वो 1286 रुपीज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखते हैं, वी विल सी विजिबल स्ट्राइड्स इन रिलायंस FMCG foray in 2023. He said, for instance, the company has already announced nationwide relaunch of Campa Cola. ठीक है, देखिए जब भी रिलायंस कहीं आता है ना, हिला के रख देता है पूरी की पूरी आप कह सकते हैं इंडस्ट्री को, और वही उसने अब रिलायंस रिटेल के साथ करना शुरू किया है। आपने पता होगा, खुद का ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया, फिर इन्होंने भारत की एक कैसे डोमेस्टिक कंपनी कैंपा कोला जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचती थी उसको भी अधिग्रहित किया है। इतना ही नहीं, फॉर निफ्टी टू स्केल न्यू हाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज अप मूव इज की एज इट अलोन कमांड्स ओवर 10% वेटेज इन इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ बहुत सिंपल है, अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई टच करना है, रिलायंस को चलना ही पड़ेगा। बिना रिलायंस के एक बड़े मूव के आपको निफ्टी कोई ऑल टाइम हाई यहाँ से, या अक्सर जो बातें कही जा रही भैया 20,000 टच करेगा निफ्टी और सेंसेक्स बहुत हाई जाएगा, अगर ऐसा होना है तो उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्री को चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला ही दोस्तों 10% वेटेज रखता है इंडस्ट्री का दोस्तों, इंडेक्स का। ठीक है, रिटेल, जियो और जो नया एनर्जी बिजनेस दोस्तों, ये कहा जा रहा है नेक्स्ट ट्रिगर होने वाला है आने वाले 12 मंथ के टारगेट प्राइस के लिए। ठीक है, और देखिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, टारगेट प्राइस छोड़िए, आपका विजन लंबा है अगर आपको, कि देखिए रिलायंस ना एक ग्रोथ स्टोरी है, अगर आप या तो इस ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करेंगे या तो ग्रोथ स्टोरी में बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप इसलिए हेजिटेट होंगे कि भाई कभी ये न्यूज़ आ रही है, कभी कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, कभी कुछ चैलेंजेस आ गए, तो प्लीज़ रिलायंस से दूर रहिए, क्योंकि रिलायंस ना अपने आप में एक स्टोरी बिल्ड कर रहा है दोस्तों, और इस बड़ी स्टोरी बिल्ड करने के लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हर्डल आपको सुनने को मिलेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे लगता है प्लानिंग, पर्सनली मेरी राय है 60-70% भी अगर काम कर जाती है दोस्तों, तो मुझे लगता है रिलायंस एक बहुत बहुत शानदार आपके लिए आने वाले 10 सालों में कुछ बहुत बेहतरीन बिजनेस आप कह सकते हैं रिटर्न कमा करके देगा, और एक बहुत शानदार एक आप कह सकते हैं हिस्ट्री लिख सकता है वो बिजनेस में दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आप, आफ्टर लॉन्चिंग गुजरात लास्ट ईयर, गुजरात में दोस्तों लॉन्च किया इन्होंने, रिलायंस इंडस्ट्री ने दोस्तों एक बहुत बड़ा जंप लिया है, और ये अपना एक्सपेंशन इंडिपेंडेंस ब्रांड का नॉर्दर्न इंडिया में लॉन्च करने की बात कही जा रही है। भाई ये ब्रांड क्या क्या ऑफर करता है? खाने का तेल, जी हाँ दोस्तों, खाने का तेल मतलब अडानी विलमार को डायरेक्ट चुनौती नॉर्दर्न इंडिया में। खाने की तेल, ग्रेन्स, पल्सेस,
पैकेज फूड्स और अदर इसेंशियल कमोडिटी को। तो डायरेक्ट किसके साथ कंपटीशन कर रही हैं भैया? अडानी विल्मार, फॉर्च्यून, अडानी विल्मार का जो फॉर्च्यून ब्रांड है, मैरिको का सफोला, पतंजलि का न्यूट्रेला। तो आप समझिए बिग गन्स के सामने खड़ा हो रहा है रिलायंस जैसा बड़ा नाम। आप देखिए यहाँ पे a large cross section of Indian population looking for a dependable consumer good brand that offer a wide range of high quality product at affordable prices and independence aim to fulfill the gap। ये मैं कहूँगा बड़ा बड़ा बात, मतलब ये कोई आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लेमन लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया, और ये इसलिए यूज़ किया दोस्तों क्योंकि हर कंपनी ये कहती है। आप जा कर के अडानी विल्मार से देखेंगे तो वो भी ये बात कहेगी, बट आगे आप देखिए जो चीज़ है ना वो आगे में दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे लिखा है दैट वन सेकेंड, इस एक्सपेंशन के साथ ना इंडिपेंडेंस का जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, और ये जो है एरिया है ना दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये नीचे के जितने लाइन्स हैं दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तराखंड आप जोड़ सकते हैं, बट मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार ये गेम चेंजर होगा। अगर कंपनी इन 3 राज्यों में पेनिट्रेट करने में सफल रहती है, यकीन मानिए एक बहुत बड़ा चेंज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए जो RIL है वो लगातार बहुत एग्रेसिवली अपना एक्सपैंड कर रही है अपने FMCG प्रेजेंस को। और देखिए आप देखिए अहेड ऑफ मच अवेटेड रिलायंस रिटेल IPO लास्ट ईयर, इट ऑल्सो टुक ऑन लाइक्स ऑफ HUL एंड ITC विथ अनाउंसमेंट ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ इन्होंने HUL और IT के साथ भी आप कह सकते हैं कंपटीशन करने की बात कही है या संकेत दिए हैं जब ये अपने खुद का पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके थे। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई सबको टेक ऑन कर रही है रिलायंस यहाँ पैसे लगा रही है, रिलायंस वहाँ पैसे लगा रही है, लेकिन एक चीज़ समझिए इसके लिए कैपेक्स चाहिए रहेगा। कुछ भी गड़बड़ होता है दोस्तों तो उसका बहुत बड़ा बुरा असर कंपनी के शेयर प्राइस में पड़ता है। और देखिए जब आप इतने सारे काम एक साथ करते हो ना तो भले ही स्टॉक प्राइस नीचे ना जाए लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस ऊपर भी नहीं जाता है। ये चीज़ को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तो जब ये स्टोरी बहुत सुनने में अच्छी लगती है, मैं यही कहूँगा जब तक आपको भरोसा ना हो स्टोरी में प्लीज़ स्टॉक से दूर रहिएगा। डिस्क्लोजर के रूप में पहले बता दूं दोस्तों, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, बट बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली, क्योंकि मुझे पता है ये स्टॉक कहीं बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला नहीं है। ये आपको बहुत मौके देगा धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का, और जिनके पास पेशेंस होगा वो आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिटर्न कमा सकते हैं। और उसके विपरीत अगर स्टोरी थोड़ी भी खराब होती दोस्तों तो उतना ही नुकसान सहने के लिए तैयार रह सकते हैं, ठीक है? आगे आप यहाँ पाएंगे एक और टॉपिक के ऊपर जो चर्चा करें दोस्तों, कईयों को ही लग रहा था ना कि O2C बिजनेस में बहुत पैसे कमाए होंगे कंपनी ने, क्योंकि आपको पता है चीप रशियन ऑयल बहुत आ रहा था। तो देखिए इसके ऊपर एक बहुत अच्छी आर्टिकल आई थी, ये मनी कंट्रोल का है दोस्तों, दैट चीप रशियन क्रूड इम्पोर्ट टर्न नॉट सो। जी हाँ दोस्तों, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा इंडियन ऑयल कंपनीज के लिए, और ये फिर भी IOC और BPCL के लिए थोड़ा अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ से जो GRM था दोस्तों, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो काफ़ी हद तक अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट रिफाइनर दोस्तों, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गए, चेन्नई पेट्रोल कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी हो गए दोस्तों, ठीक है? तो वो निवेशक जो बहुत सारा सवाल पूछते थे बीच बीच में कि आखिर कितना फ़ायदा होगा, तो दोस्तों उनका सवाल का जवाब यही है, फ़ायदा नो डाउट हुआ है, बट जिस तरह के फ़ायदे की हम सोच रहे हैं, जिस तरह के फ़ायदे की हम बात कर रहे थे, शायद उस तरह का फ़ायदा हमको यहाँ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, ठीक है? आगे चलते हैं। आप देखिए अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी रिपोर्ट की जो हर कोई कहना चाहता, जिसके ऊपर ब्रेनस्टी ने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली थी, और जो मुझे लगता है मेक इट और ब्रेक इट मूवमेंट होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि आप कह सकते हैं कई आर्टिकल मैंने पढ़े हैं कि हर कोई बहुत बहुत ज़्यादा कंसर्न है इनके इस बिज़नेस को लेकर के, वो है रिलायंस का न्यू एनर्जी बिज़नेस। और ये कहा जा रहा है भैया, ब्रेनस्टीन ये कह रही है कि रिलायंस की जो न्यू एनर्जी बिज़नेस है वो 10 गुना हो जाएगी 2050 तक। और देखिए 14 जून का आर्टिकल है, तो कोई बहुत पुराना आर्टिकल भी ये नहीं है दोस्तों, और इसमें ये कह रहे हैं The street is confident of Reliance Industries' funding capabilities given its strong balance sheet and
पॉजिटिव आउटलुक ऑफ फ्री कैश फ्लोज, द फाइनेंशियल सर्विस फर्म ब्रेनस्टीन सेड इन द रिपोर्ट। ठीक है, और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि भैया उनका ये मानना है कि जिस तरह की फंडिंग कैपेबिलिटी है रिलायंस की, प्लस इनके पास जो इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और इनका जो पॉजिटिव आउटलुक है फ्री कैश फ्लो को लेकर के, वो इसे आने वाले समय में एक बहुत शानदार, आप कह सकते हैं, इस बिजनेस पे उसे खड़ा कर सकता है दोस्तों। और देखिए जो अडानी में जो हिडनबर्ग रिपोर्ट आई, तो अडानी जो कमज़ोर हुआ है ना दोस्तों, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको रिलायंस उठाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो देखिए बात करें कि अगर आरएलई जिस तरह से एग्जीक्यूट करेगा अपने प्लान को, इनका जो न्यू एनर्जी बिजनेस दोस्तों वो लगभग 1200 से 2200 अ शेयर, जो कि 10 गुना होता है दोस्तों करंट वैल्यूएशन से, 2050 तक आपको होते हुए दिखाई देगा। ये कहना है ब्रेनस्टीन नील बेवरेज का दोस्तों और राहुल मल्होत्रा का। अब कईयों को ये लग रहा होगा भैया ये तो 2050 की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से लगभग आप कह सकते हैं 20-25 साल आगे की बात कही जा रही है। ठीक है, और 10 गुना होने वाली है। तो याद रखिएगा ये सिर्फ इसी की बात कह रहे हैं दोस्तों। आप आगे देखें, रिलायंस इंडस्ट्री का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है दोस्तों, वो लगातार बेनिफिट देगा फ्रॉम ऑयल, लो कॉस्ट रशियन क्रूड ऑयल फीड स्टॉक से। जैसे मैंने पहले बताया, इसके ऊपर अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें यही है कि ये फ़ायदा उतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग सोच रहे थे। आगे देखिए, रशियन जो उरल ऑयल है ना दोस्तों, ये 20 से 25% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है दुबई ऑयल के, जो कि एडिशनल $6 से $8 प्रति बैरल क्या देता है दोस्तों, रिफाइनिंग मार्जिन देता है दोस्तों। इतना ही नहीं, ऑन द बैक ऑफ दिस ब्रेनस्टीन एस्टिमेट दैट O2C बिजनेस कैन अचीव फाइनेंशियल 24 एबिटा ऑफ ₹63,000 करोड़। समझिए 63,000 करोड़। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ फ़ायदा नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन कई निवेशक ना कुछ आप कह सकते बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करने लग गए थे। तो उसका जवाब ये है कि हाँ फ़ायदा हुआ है, बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना लोग सोच रहे थे। आप देखिए, द स्ट्रीट इज़ कॉन्फिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज फंडिंग कैपेबिलिटीज़, ये मैंने पहली बात कर ली है दोस्तों। तो आप समझिए जो ब्रेनस्टीन है ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, लेकिन मुझे ब्रेनस्टीन का ना एक चीज़ समझ नहीं आ रहा। आप ब्रेनस्टीन की रिपोर्ट देखते जाइए, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा, टारगेट्स के बजाय या मीठी मीठी बातों के बजाय उस नुआंसेस को पकड़िए जो मैं हमेशा कहता हूँ। खुद पहले आर्टिकल्स को पढ़िए, आर्टिकल जो मैं आपके साथ ला रहा हूँ उसको एनालाइज कीजिए और सोचिए क्या ये वाकई में एक रियलिस्टिक स्टोरी है या नहीं। और सिर्फ मेरा वीडियो नहीं दोस्तों, अन्य कई वीडियोस देखें, कई आर्टिकल्स पढ़िए, क्योंकि हमेशा रिलायंस जैसी कंपनी में निवेश से पहले आपको बहुत बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत रहेगी दोस्तों। ठीक है, आगे है इंडिया का जो क्लीन एनर्जी सेक्टर है दोस्तों, ये लगभग $200 बिलियन तक पहुंचने की बात कही जा रही है और एंड कम्युलेटिव स्पेंडिंग ऑफ $2 ट्रिलियन बाय 2050। $2 ट्रिलियन तक 2050 तक ये जाएगा। और जो नेक्स्ट की ट्रिगर रहेगा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, ये है स्टॉक फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम ब्रेनस्टीन फर्म सेट। ठीक है, आगे यहाँ क्या लिखा है, तो देखिए, वी बिलीव द क्लीन एनर्जी बिजनेस टू बी वर्थ 200 अ शेयर टुडे, बट with a plenty of scope for expansion over time. Bernstein said June 9 report the value is nearly 8%. देखिए मैं आपको समझा दूँ, ब्रेनस्टीन बेसिकली ये कह रहा है कि इनका जो करेंटली इनका जो क्लीन एनर्जी बिजनेस है वो इनके ओवरऑल स्टॉक प्राइस का मात्र ₹200 है। ठीक है, जो आगे चल के बढ़ के दोस्तों काफ़ी शानदार आपको बढ़ोतरी दिखाएगा। बट मैं यही कहूँगा, जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है इनका सबसे बड़ा चैलेंज जो रिलायंस को फेस करना पड़ेगा वो है कैपेक्स को लेकर के। और कुछ चीज़ें ये भी आ रही दोस्तों, रिलायंस थोड़ा स्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। कई मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो रिलायंस ना अपने प्लान्स को लेकर के थोड़ा कम एग्रेसिव होता दिखाई दे रहा है। जब हिंडलबर्ग रिपोर्ट की रिपोर्ट आई है जब से दोस्तों, तो तमाम जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत फूक फूक के कदम रख रही है दोस्तों। आगे आप देखेंगे यहाँ लिखा है कि रिलायंस जो है ना दोस्तों, ये लगभग $10 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है न्यू एनर्जी बिजनेस से 2030 तक, जो कि 40% टोटल है दोस्तों, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, यानी 40% का शेयर, मार्केट शेयर की बात यहाँ कही जा रही दोस्तों। बाय 2030 आरएलए कुड कैप्चर 60%। ठीक है, किसमें दोस्तों, सोलर बैटरी में, माफ़ कीजिएगा, सोलर में 60%, 30% बैटरी एंड हाइड्रोजन में। ठीक है, और 30% हाइड्रोजन में। ये टोटल आप कह सकते हैं एड्रेसेबल मार्केट ले सकती है। 60% सोलर में, 30% बैटरी में और 20% आपको हाइड्रोजन बिजनेस पे। ठीक है, और देखिए ये मुझे ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक
ओवर स्ट्रेच टारगेट दिखते हैं। बट मैं फिर कह रहा हूँ, अडानी के गेम में थोड़ा स्लो होने के बाद शायद रिलायंस के बाद एक काफ़ी अच्छा मौका है इस बिज़नेस में आने का। और यकीन मानिए, जो इस नए हाइड्रोजन बिजनेस को कैप्चर कर लेता है वो सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, एक बहुत बहुत बड़ा प्लेयर आपको ओवरऑल भारतीय इंडस्ट्री में आता दिखाई देगा, जिसका असर इनके स्टॉक प्राइस में होता दिखाई देगा। ठीक है, आगे आप देखें यहाँ पे ये बेटर ग्रॉस रिवेन्यू मार्जिन की बात हो रही है, ये हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है। पॉज कर दिया मैंने, बस आर्टिकल कटआउट रख दिया है, आप पढ़ सकते हैं भाई कहाँ से कहाँ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है रिलायंस जियो की। ठीक है, रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स की जो लॉन्च होने वाला है। तो एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पूरे वीडियो का। देखिए, रिलायंस जो बिलियनर मुकेश अंबानी जी हैं, वो आप कह सकते हैं सीकिंग टू चैलेंज एस्टैब्लिश फाइनेंशियल सच एज बजाज फाइनेंस बाय लॉन्चिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, हर कोई यही कह रहा है जो जियो का फाइनेंशियल सर्विसेज होने वाला है, इसको डायरेक्ट टक्कर मिलेगा कि, या ये जिसको डायरेक्ट टक्कर देने आ रहा है वो है बजाज फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है और द वेंचर रिजल्टिंग फ्रॉम द डीमर्जन ऑफ रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस। ठीक है, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज होकर बनेगा। और मई में देखिए शेयर होल्डर और क्रेडिटर से अप्रूव लिया जा चुका है द स्पिन ऑफ रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड विच विल बी रीनेम्ड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और एक बार ये डिमर्ज होता है दोस्तों, तो मैक्वारी एक्सपेक्ट करता है कि ये 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी होगी बाय नेटवर्थ। यानी आप एक चीज़ समझिए, ना इसके बारे में ज़्यादा सुना गया, ना इसके बारे में कोई डिटेल में ज़्यादा पढ़ा है, और ये ऑलरेडी जब डीमर्ज होके बनेगा तो 5वां सबसे बड़ी ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बनेगी बाय नेटवर्थ। ठीक है, आगे यहाँ पे है, अगर एग्जीक्यूटिव्स की माने तो जो कंपनी इज डूइंग अ पायलट रन ऑफ द फाइनेंशियल स्कीम एंड प्लान रोल आउट द सेम इन मोस्ट स्टोर। देखिए, जो रिलायंस के पास खुद के स्टोर है ना, वो लगातार उसमें आप कह सकते हैं एक पायलट प्रोडक्ट शुरू कर रही है, जहाँ पर वो अपने कस्टमर्स को वहीं पर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की आप कह सकते हैं ऑफर कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। आगे देखिए, द जियो इज ऑफरिंग इक्वेटेड मंथली इनकम यानी EMI फाइनेंस टू कस्टमर फॉर बाइंग होम अप्लाइंसेस। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप कह सकते हैं जो कस्टमर है, जो रिलायंस डिजिटल है, जो मुझे लगता है इंडिया में सबसे बड़ी एक डिजिटल चेन हो सकती है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी 500 से ज़्यादा स्टोर है उनके, उसके बाद क्रोमा के हैं। तो अपने जो आप रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर ये कंपनी जो अपने ग्राहक हैं उन्हें EMI की फैसिलिटी अप्लाई कर रही है, आप कह सकते हैं होम अप्लाइंसेस की। सेड एन एग्जीक्यूटिव एट वन ऑफ द स्टोर्स रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी। ये एक एग्जीक्यूटिव ने कहा है अपने वन ऑफ द स्टोर से अपने आप को एनोनिमस रखने का, यानी भाई अपना नाम नहीं बताएगा लेकिन ये सब बात कहेंगे। इतना नहीं, एग्जीक्यूटिव ने ये भी कहा है दैट वाइल एग्जिस्टिंग फाइनेंस ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट एट रिटेल आउटलेट्स दोज परचेजिंग इन हाउस ब्रांड ऑफ रिटेल वुड बेनिफिट मोर इफ दे यूज जियो फाइनेंस। देखिए, सिंपल चीज़ है भाई, अगर आप खुद की आप कह सकते हैं ऑफिशियल से, जैसे मान लीजिए रिलायंस डिजिटल है और आप जियो फाइनेंशियल सर्विस आप कह सकते हैं अगर यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो वाकई में जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो जियो की फाइनेंशियल सर्विस को यूज़ करना चाहेगा अगर वो रिलायंस डिजिटल से सामान खरीद रहा है, ना कि अन्य। और जब मैं अन्य कहता हूँ दोस्तों, तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर किसका है इसमें, और वो है बजाज फाइनेंस का दोस्तों। यहाँ आगे आप पाएंगे दैट देयर आर सम टीथिंग इश्यूज एज वेल। क्या है भाई, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। देखिए, सब चीज़ एकदम केक वॉक नहीं होता है, इश्यूज भी हैं। क्या इशू हैं? वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ने ये कहा, said it is taking longer to approve financial backed purchases of some customer given that it's a new service। and यहीं पे सब पेच है दोस्तों, आप सिर्फ बोल करके नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जो कस्टमर है कई, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं दोस्तों इस ऑफ़र को, यानी ऑफ़र कहना चाहिए या सर्विस कह लीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एकदम से आप कह सकते हैं नई सर्विस है अगर आप कंपेयर करेंगे इसके बजाज फाइनेंस से। आप देखिए, एक ईमेल सेंड किया गया IR के स्पोक्स पर्सन को, जिसका अनआंसर्ड आया दोस्तों, रिमेन अनआंसर्ड टिल प्रेस टाइम। जब तक ये रिपोर्ट छापी गई तो वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया दोस्तों। आप देखिए,
अक्टूबर से इसको आपके अनाउंस किया गया है लास्ट ईयर के। एनालिस्ट हैव बीन कॉशनिंग दैट जियो's एंट्री could be destructive to नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक डिस्ट्रप्टिव मूव हो सकता है भाई। जैसे अंबानी टेलीकॉम एंट्री करके के स्ट्रीमिंग सर्विसेज में ले आए, फिर अल्ट्रा लो कॉस्ट ऑफरिंग शेक इन द इंडस्ट्री एंड फोर्स आउट टू एडजस्ट स्ट्रेटजीज टू कॉम्पिटिट इन द प्राइस सेंसिटिव मार्केट। देखिए क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम में आई, उसने फिर स्ट्रीमिंग सर्विसेज में आया। फिर आपको पता होगा भैया अपने बड़े इतनी बड़े जो नेटवर्क है उसका यूज़ उन्होंने किया आईपीएल को फ्री में स्ट्रीम करा करके, जिसके कारण आप देखे होंगे कि भाई डिज्नी हॉटस्टार को भी फ्री में टेस्ट क्रिकेट था उसे हिलाना पड़ा। इतना ही नहीं, सिंस रिलायंस हैज डीप पॉकेट, रिलायंस का बहुत डीप पॉकेट दोस्तों, जियो फाइनेंशियल ऑफरिंग विल बी क्लोज ट्रैक्ड बाय द इंडस्ट्री। हाउएवर द फाइनेंशियल सेक्टर इज हाईली रेगुलेटेड and would be not be easy to replicate pricing models the company is used in other sector। एक चैलेंज जो जियो फाइनेंशियल को यहाँ देखने मिलेगा वो ये भैया कि आप एक ओपन ग्राउंड की तरह नहीं जा सकते। फाइनेंशियल सर्विसेज एक हाईली, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट है, यानी बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं टाइनी वाइनी आपको कह सकते हैं फ्लॉस भी आप करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ट्रस्ट। और अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर रिलायंस इतना कर रहा है तो तमाम जो अन्य लोग हैं क्या वो कभी इसमें नहीं आए बजाज फाइनेंस के बाद। तो देखिए इसका आंसर आपको थोड़ा ही समय में मिलेगा। आगे आप यहाँ पाएंगे जेफरी में जो एनालिस्ट है उनका ये कहना है, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई जो ग्रुप का जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कहाँ पे, रिटेल में, टेलीकॉम सेगमेंट में, अलॉन्ग साइड बहुत सारे जो ऐसे दोस्तों वेंडर्स हैं उनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को स्टार्ट विद कंज्यूमर लैंडिंग, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मर्चेंट फाइनेंसिंग। ठीक है, ये दो चीज़ में ना अपने ये इस्तेमाल की जा सकती है। और देखिए ये बहुत कॉमन सेंस ही बात है कि भाई किसके पास इतना बड़ा नेटवर्क होगा तो उसका तो इस्तेमाल करेगा ही। आप देखिए all necessary approvals from the listing of shares of Jio Financial Services should be in place by September। जी हाँ, सितंबर तक शायद आपको जो तमाम अप्रूवल्स हैं और लिस्टिंग ऑफ शेयर्स है और जो भी अभी आप कह सकते कितना आपको मिलेगा अगर आप निवेशित हैं, क्योंकि एक बात समझिए सितंबर तक ये चीज़ें एक बार हो जाएंगी तो उसके बाद देखिए इट विल कमेंस लैंडिंग एक्टिविटी इमीडिएटली एंड proceed for regulatory approval for asset management, life and general insurance, and regulatory approval are expected to take 12 to 18 month analyst। एक पूरी नई दुनिया ओपन होने वाली है दोस्तों। जैसे ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को आप देखेंगे कि अप्रूवल मिलेगा, कंपनी लगातार अपना लैंडिंग बिजनेस शुरू कर देगी। और इतना ही नहीं, और फिर इमीडिएटली ये प्रोसीड करेगी रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए। किस चीज़ की? एसेट मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस। और इसको 1 से 1.5 साल के अंदर तमाम जो अप्रूवल हैं वो मिल जाएंगे दोस्तों। आप देखिए, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब हम में से अक्सर कोई पूछता है कि भाई जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें कब निवेश करें। मैं कहता हूँ भैया जब बुरे से बुरे हाल चल रहे हों, खरीदते रहें उसे, और कोई भी बहुत लमसम निवेश से बचें। और एक चीज़ ध्यान में रखें, ये आपके पैसे को दुगना 3 गुना नहीं करने वाला है अनटिल और अनलेस बाजार में लिक्विडिटी हो या कोई अलग ही न्यूज़ आ गई हो। क्योंकि ये आने वाले समय ये जो सेगमेंट है दोस्तों एसेट मैनेजमेंट का, वो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में बढ़ने वाला है। आप देखिए, a section of large Indian lenders have turned aggressive in retail, especially the unsecured loan segment, with pre-approved offer and quicker turnaround led by buoyant consumer demand. A report from Credit Bureau Transunion CIBIL in April found marked increase in demand for credit cards and personal loan, which it said indicated a growing adoption of consumer consumption-led credit product। देखिए, हमारी जो इकॉनमी ना अमेरिकन इकॉनमी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन है प्लस नेगेटिव साइन है। क्योंकि देखिए, आप जो देख रहे हैं आजकल हर कोई क्रेडिट कार्ड, हर कोई नो कॉस्ट ईएमआई, हर कोई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स, इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी आप कह सकते हैं जो प्रोडक्ट है उसे खरीदना चाहता है। और यही बात कहती है दोस्तों एक रिपोर्ट। और आप देखिए, कंजम्पशन लेड क्रेडिट प्रोडक्ट्स की बातें बहुत ज़्यादा आम है। यानी भैया वॉशिंग मशीन खरीद लो, ईएमआई में चुका देंगे नो कॉस्ट, कुछ और ले लो कुछ अच्छे ऑफर साथ, उसको चुका देंगे। तो ये जो
आजकल होड़ लग गई ना दोस्तों क्रेडिट्स के सामान लेने की, ये आने वाले समय में प्रॉब्लमेटिक पैदा हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, द एंटिसिपेशन सराउंडिंग द न्यू वेंचर हैज ऑल्सो पाइक्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंडर्स। ठीक है, और एक देखेंगे, सीनियर प्राइवेट सेक्टर बैंकर ने कहा है मार्केट इज लार्ज अकाउंट न्यू प्लेयर्स। देखिए मार्केट बहुत बड़ा है, नए प्लेयर आ सकते हैं, लेकिन जो लियो का लॉन्च है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं असर डालेगा पूरी की पूरी इंडस्ट्री में। आगे है, द बैंक सेड दैट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुड लुक एट ऑफरिंग फाइनेंस फॉर इट्स डिवाइसेज। ये दोस्तों मुझे दूर की कौड़ी लग रहा है, तो मैं इसे इतने ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करूँगा। तो गाइस ये पूरा वीडियो था इन तमाम चीज़ों के ऊपर। पहला, भैया किस तरह आप कह सकते हैं जो हाइड्रोजन बिजनेस है कंपनी का या क्लीन एनर्जी का बिजनेस है वो किस तरह रीलेट कर सकता है पूरे के पूरे बाजार को। दूसरा, क्या रिफाइनिंग से वाकई में इतना पैसा आया है। तीसरा, जो इनका रिलायंस रिटेल में एक्सपेंशन प्लान है अपने इंडिपेंडेंट ब्रांड के थ्रू जो नॉर्दर्न इंडिया में शुरू कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जियो फाइनेंशियल को लेकर के इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी है उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों। तो इस एक वीडियो में मैं हर एक चीज़ टच करने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। कोई और आपके कमेंट हो किसी और स्टॉक में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, आप ऐसा करते हैं बहुत बहुत मदद मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।